हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आपको पता है जैसे कि समय बहुत कम रह गया है सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए, तो अब हम कर रहे हैं तैयारी पिछले प्रीवियस की क्वेश्चन पेपर की। आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा 25 जनवरी 2023 में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चंस का। तो आप सब लोग तैयार हैं? चलिए शुरू करेंगे फटाफट 30 क्वेश्चन जो 25 जनवरी 2023 को आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल का है। कक्षा 1 से 5 तक का जो पेपर था सीटेट का जो 25 जनवरी को हुआ था 23 में, उसमें ये सभी क्वेश्चंस थे। इसलिए आप लोग फटाफट तैयार हो जाएं प्रीवियस के क्वेश्चन को हल करने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको तैयारी के साथ साथ प्रीवियस के सारे ही पेपर देखना है, क्योंकि प्रीवियस के पेपरों से आपको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन था जो आया था वह था कि 1 से 9 तक के नीचे के प्रश्न जो थे वो गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनने वाले थे। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद 1 से 9 तक के जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसका आपको जो है अध्ययन कराएंगे। चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। वहाँ मैं भीलों से मिला जो अपना दुखड़ा सुनाने दूर दूर से बड़ी संख्या में आए थे। मुझे बताया गया कि मक्का वहाँ की मुख्य फसल है जो पूरी तरह नष्ट हो गई है। इसका परिणाम है कि अभी से वहाँ अन्नाभाव की ऐसी स्थिति हो गई है कि ये भील पत्तों और पेड़ों की छालों को खाकर गुजर बसर कर रहे हैं। उनके बीच कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि अब वे अपने मवेशी मारने लगे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि अभी पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर ढोर डंगर नष्ट किए जाते हैं तो भारवाही पशुओं की कमी हो जाएगी, जिसका प्रभाव अगले मौसम की खेती पर ही पड़ेगा। मैं कुछ कार्यकर्ताओं से भी मिला जिन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र की ठीक बाहर खुली जगह में जहां अच्छी रबी उपज की उम्मीद थी, टिड्डियों ने आकर बहुत बड़ी फसल को बर्बाद कर दिया और इसके ऊपर वाला पाला पड़ा, जिससे और भी क्षति हुई। ठीक है, तो यह था आपका पैराग्राफ्स गद्यांश का। इसके अनुसार ही आपके नीचे के 9 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। गद्यांश के पहला है, गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी क्यों मार रहे थे। देखिए गद्यांश के अनुसार आपको बताना है भील अपने मवेशी क्यों मार रहे थे। पहला ऑप्शन है आपका मवेशियों की संख्या अधिक हो गई थी। दूसरा ऑप्शन है मवेशी नियंत्रण से बाहर हो गए थे। तीसरा है फसलें खराब होने का अनाज की कमी हो गई थी। या चौथा है मवेशियों को मारना उनकी परंपरा है। देखिए जैसा कि हम लोगों ने गद्यांश अभी पढ़ा है कि भारवाही पशुओं की कमी हो गई है और बहुत सारी फसल नष्ट हो गई है ना। तो जिस कारण क्या हुआ, फसलें खराब होने के कारण, ठीक है, फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। इस कारण जो है भील अपने मवेशियों को मार रहे थे। तो गद्यांश के अनुसार क्या आंसर सही होगा। गद्यांश के अनुसार भील अपने मवेशी इसलिए मार रहे थे क्योंकि फसलें खराब होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 3, फसलें खराब होने के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारवाही पशु का क्या अर्थ है। भारवाही पशु का क्या अर्थ है। देखिए ऑप्शन है आपके भार ढोने वाले पशु, या भारी पशु, या दूध देने वाले पशु, या जंगली पशु। देखिए भारवाही पशुओं की कमी कैसे हो जाएगी। देखो भारवाही पशु वो होते हैं जिसका अर्थ होता है भार को ढोने वाला। ठीक है, दूध देने वाले दुधारू हो जाते हैं। ठीक है, जंगली पशु तो अलग होते ही हैं। और भारवाही का मतलब होता है भार को ढोने वाला। तो यहाँ ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, भार ढोने वाले पशु। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी। पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी। पहला है फसल सूख गई थी। दूसरा है टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी थी। तीसरा है फसल लहलहा रही थी। और चौथा है आपका टिड्डियों ने घरों पर हमला कर दिया था। आपको राइट आंसर देना है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। टिड्डियों ने घरों पर हमला कर दिया था। देखिए 2 ऑप्शन इसके दूसरे तरफ लिखे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ही लिख दिया है इन दोनों को। देखिए अब चारों ठीक है। पहला हो गया आपका फसल सूख गई थी, दूसरा है टिड्डियों ने फसल नष्ट कर दी थी, तीसरा है फसल लहलहा रही थी, या चौथा टिड्डियों ने घरों पर हमला कर दिया था। आपको बताना है पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी।
देखिए पहाड़ी क्षेत्र के बाहर क्या घटना घटी थी, खुली जगह में जहाँ अच्छी रबी की उपज थी वहाँ पर आकर टिड्डियों ने क्या करा था, बहुत सारी फसल को बर्बाद कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन नंबर 2, फसल को बर्बाद कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर आगे फसल लहरा रही थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, मवेशी ना बचने पर क्या होता। मवेशी ना बचने पर क्या होता। ऑप्शन है आपके, पहला अगले मौसम की फसल के लिए पशु मिल जाते, या अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई व बुआई नहीं हो पाती, तीसरा है अगले मौसम की फसल सामान्य ना होती, या चौथा है अगले मौसम की फसल अच्छी होती। आपको राइट आंसर देना है कि मवेशी ना बचने पर क्या होता। देखिए मवेशी ना बचने पर अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई बुआई नहीं हो पाती, क्योंकि भारवाही पशुओं की कमी हो जाती, और भारवाही पशुओं की कमी हो जाती तो फिर जो है फसल जो है कैसे जुताई बुआई होती। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, अगले मौसम की फसल के लिए समय से जुताई व बुआई नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, टिड्डियाँ हैं। टिड्डियाँ क्या है आपको बताना है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या गुणवाचक संज्ञा है। देखिए पिछली वीडियोस में हम आपको जो है ये संज्ञा प्रकरण पढ़ा चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए, सभी वीडियोस को देखना ना भूलें। और सबसे मेन चीज़ है आपका हमारे चैनल पर फ्री क्लासेस चल रही हैं, CDP की, EVS की, संस्कृत की और हिंदी की, जिसका CDP का पाठ्यक्रम आपका पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। आप उसे जाकर विजिट कर देख सकते हैं। और सारी ही वीडियो आपको उसमें लमसम 60 के लमसम दी हुई हैं, 60-65 वीडियो हैं उसमें। आप जाकर विजिट करें और उसे देखें और लाभ उठाएं। और सारी ही वीडियो सारे टॉपिक के साथ दी हुई हैं और पूरा डिटेल में दिया हुआ है, सैद्धांतिक रूप से भी दिया हुआ है, और आपको मैराथन के द्वारा क्वेश्चन आंसर भी उसमें दिए गए हैं। तो उसे भी देखना ना भूलें, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जो है इसके अलावा जो पर्यावरण की EVS की क्लास भी चल रही है और संस्कृत की क्लासेस भी चल रही हैं, कंटिन्यू उसके भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, टिड्डियाँ जो हैं कैसी हैं। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या गुणवाचक विशेषण। आपको बताना है। जिस शब्द से एक ही जाति के सभी पदार्थों अथवा प्राणियों का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर टिड्डियाँ जो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन आपका सही रहता है ऑप्शन नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा। ज्ञात का विलोम शब्द है। आपको ज्ञात का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है आपके अज्ञात, दूसरा है अज्ञान, तीसरा है अजय, या चौथा है अनजान। आपको राइट आंसर देना है कि ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा। अज्ञान होगा, अज्ञात होगा, अजय होगा, या अनजान होगा। देखिए ज्ञात का विलोम शब्द क्या होता है, अज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल क्या है। देखिए गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल कौन सी है, गद्यांश आपने पढ़ा है ना। देखिए वहाँ बताया गया था गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल जो है गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, या चावल है। आपको राइट आंसर देना है। गद्यांश के अनुसार भीलों की मुख्य फसल क्या है। तो गद्यांश के अनुसार जो है भीलों की मुख्य फसल मक्का है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, मक्का। अच्छा 7वां वाला रह गया है। चलिए, डोर डंगर से क्या तात्पर्य है। डोर डंगर से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, डोर डंगर से क्या तात्पर्य है। सही दिख रहा है। ऑप्शन है आपके, डोर डंगर पक्षी को कही है, या जंगली पशु को कहा है, पशु पक्षी को कहा है, या पशुधन को कहा है। आपको राइट आंसर बताना है। डोर डंगर से तात्पर्य किसके लिए कहा गया है। पक्षी के लिए, जंगली पशु के लिए, पशु पक्षी के लिए, या पशुधन के लिए। देखिए डोर डंगर से तात्पर्य जो है इसमें पशुधन के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अन्न अभाव का अर्थ है। अन्न अभाव का क्या अर्थ है। अन्न का भाव। ऑप्शन देखिए, अन्न का भाव, या अन्न का अभाव, या अन्न का भाव, या अन्न का उत्पादन। अन्न और भाव
आपको राइट आंसर देना है। अन्न अभाव का अर्थ क्या है? देखिए, जैसा कि शब्द से ही मालूम पड़ रहा है, अन्न भाव का अर्थ होता है अन्न का अभाव होना। संधि विच्छेद कर देंगे, अन्न इधर हो जाएगा, अभाव इधर हो जाएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश से जुड़े हुए हो गए। अब आ जाता है आपका नीचे जो है, आगे था आपका सीटेट में पूछा जाते हैं कि 10वें क्वेश्चन से 15वें क्वेश्चन तक पद्यांश के हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं और पद्यांश के बाद आपको पद्यांश से जुड़े हुए जो है 6 क्वेश्चन जो होंगे 10 से लेके 15 तक वह आपको देने होंगे। चलिए पद्यांश पढ़ते हैं। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए, बहुत ही बढ़िया जो है पद्यांश है आपका। एक बार फिर से सुनिए। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए इससे जुड़े हुए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक होंगे। पहला क्वेश्चन आपका जो है पद्यांश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 है, जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है आपके, दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए, या चैन से नहीं बैठना चाहिए, या अपनी कमियों को जानना चाहिए, या निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आपको राइट आंसर देना है कि व्यक्ति अगर असफल हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, पद्यांश के अनुसार जो है जब व्यक्ति असफल हो जाए तो उसे दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है ऑप्शन नंबर 1, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। असफलता को अपनी हार नहीं मान लेना चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए, यह कथन कैसा है। पहला असत्य है, दूसरा अप्रमाणिक है, तीसरा पूर्णतः सत्य है, या चौथा अंशतः सत्य है। आपको राइट आंसर देना है कि असफलता को अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए, यह कथन कैसा है। असत्य है, अप्रमाणिक है, पूर्णतः सत्य है, या अंशतः सत्य है। राइट आंसर बताना है। देखिए, पद्यांश के अनुसार असफलता को अपनी हार नहीं मान लेना चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए, यह कथन पूर्णतः सत्य है। ठीक है, हार मान लेने से कुछ नहीं होता। यदि आप प्रयास करते रहते हैं तो क्या होता है, आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो प्रयास मत छोड़िएगा, फटाफट आप तैयारी कीजिए, प्रयास करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, असफलता तभी मिलती है जब हमारे प्रयास में कमी रह जाती है, और आपको प्रयास में कमियां नहीं रखनी है। आप निरंतर ही उसका अपने सब्जेक्ट्स का अध्ययन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती है। किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती है। ऑप्शन है आपके, जो संघर्ष करते हैं, या जो जयकार करते हैं, या जो दूसरों की कमियां देखते हैं, या जो रात भर सोते नहीं हैं। किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती है। किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती है, जो जयकार करते हैं या दूसरों की कमियां देखते हैं, जो रात भर सोते नहीं हैं, हाँ, जो संघर्ष करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही जाता है ऑप्शन नंबर 1, जो संघर्ष करते हैं उन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का क्या सूत्र बताया है। कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का क्या सूत्र बताया है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर 1, जब तक सफल ना हो जाएं तब तक अन्न त्याग दो, या जब तक सफल ना हो जाएं समस्त कार्य त्याग दो, या जब तक सफल ना हो जाएं तब तक चैन से ना बैठो, या जब तक सफल ना हो तब तक मैदान में नहीं जाना चाहिए। क्या राइट होगा इसका आंसर। देखिए,
पूरा ही आपको पैराग्राफ बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो कविता के अनुसार क्या है, आंसर सही कौन सा होगा? कविता में पराजय को विजय में परिवर्तित करने का सूत्र यह बताया है कि जब तक सफल ना हो जाएं तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जब तक चैन से नहीं बैठें, जब तक सफल ना हो जाएं। चलिए अगला देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? राइट आंसर देना है। ठीक है, उपसर्ग भी और प्रत्यय भी है। पहला है सफलता, दूसरा है स्वीकार, तीसरा है असफल और चौथा है असफलता। आपको राइट आंसर देना है कि कौन सा शब्द है इन चारों में जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। देखिए, आपको उपसर्ग और प्रत्यय की वीडियोस हमने पिछले वीडियोस में दे रखी है, बहुत ही डिटेल से जानकारी आपको दी हुई है। अगर आपने देखी होंगी तो आप बहुत ही अच्छे से उसे समझ चुके होंगे कि उपसर्ग क्या चीज़ होती है और प्रत्यय क्या चीज़ होती है। विभिन्न प्रकार के उपसर्गों का और प्रत्ययों का आपको उसमें वर्णन दिया गया है। यदि आपने नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट कर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत आराम से अवेलेबल है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपको उसमें नहीं देना है। तो सबसे पहली है कि आपको इसका आंसर देना है कि कौन सा ऐसा शब्द है इन चारों में जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। सफलता है, असफल है, स्वीकार है या असफलता है। देखिए, बे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ में एक विशेष नवीनता ला देते हैं अथवा कभी कभी उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहते हैं। और शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। पहले लगने वालों को उपसर्ग कहते हैं और अंत में लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर जो असफलता वाला शब्द है, असफलता शब्द में उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। असफलता में आप जो है आपका उपसर्ग है और असफलता में जो है आपका ता प्रत्यय है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असफलता शब्द राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पददांत से जुड़ा हुआ लास्ट क्वेश्चन है ये। उसके बाद आपके एमसीक्यू हैं, सफल एमसीक्यू तो वो भी हैं, मतलब उसके बाद आपके जो है क्वेश्चंस होंगे दूसरे। सफल शब्द है, ऑप्शन देखिए, सफल शब्द कौन सा है, क्या है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक है? सफल शब्द कौन सा है, क्या सफल शब्द कैसा है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामिक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है? देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं और सफल शब्द जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही आता है ऑप्शन नंबर 2 गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 16 से 20 तक। सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनना है आपको। 16 से 30 तक होगा यहाँ पे। ठीक है, 16 से 30 तक, 16 से 30 तक आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। आपका क्वेश्चन शुरू होता है 16 नंबर का। अब निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा विकल्प इनमें से सही है? ऑप्शन है आपके, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यह भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, यह भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, या प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। राइट आंसर देना है आपको, कौन सा आंसर इसमें सही है? भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, या भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, या प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। भाषा के बारे में कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर व लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। व्याकरण किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, भाषा के संदर्भ में भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित कर रही है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन आपके हैं, कूट भाषा में बदलना जिसे कहते हैं एनकोडिंग, दूसरा है अर्थ ग्रहण के लिए पढ़ना,
तीसरा है कंठस्थ करना, या चौथा है अर्थापन करना यानी कि डिकोडिंग। ठीक है, अर्थापन का मतलब होता है डिकोडिंग करना। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि वो पढ़ने का प्रयास कर रही है, इसे किस रूप में जाना जाएगा। देखिए, एक बालिका अक्षरों और ध्वनियों को इस प्रकार से उच्चारित करती है जिससे आभास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे अर्थापन करना के रूप में जाना जाता है, इसे डिकोडिंग भी कहते हैं। अर्थापन करना एवं भाषा की समझ पर साक्षरता अर्जित करने में कुशल होना चाहिए। ठीक है, अर्थापन करने के लिए भाषा की समझ पर साक्षरता अर्जित करने में कुशल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, अर्थापन करना यानी कि डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं का प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? देखिए, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने एवं एक दूसरे को समझाने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं का प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? ऑप्शन है आपके द्विभाषावाद या फिर भाषा अंतरण जिसे कहते हैं ट्रांस लैंग्वेजिंग, तीसरा है बहुभाषावाद और चौथा है आपका समूह कार्य। आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। द्विभाषावाद या भाषा अंतरण या बहुभाषावाद या समूह कार्य। राइट आंसर बताइए। यदि घर की भाषाओं का प्रयोग की स्वतंत्रता दे रही है शिक्षिका, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, कक्षा कौन सी है? कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्ययन कराना है। कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन कराते हुए जो है एक अध्यापिका विद्यार्थी को अंतःक्रिया करने में एक दूसरे को समझने की दृष्टि से अपने घर की भाषाओं का प्रयोग करने की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका भाषा का अंतरण ट्रांस लैंग्वेजिंग और बहुभाषावाद युक्ति का प्रयोग कर रही है। ठीक है, कौन सा? ट्रांस लैंग्वेजिंग और बहुभाषावाद युक्ति का प्रयोग कर रही है। कक्षा में शिक्षण अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग करना भाषा अंतरण कहलाता है। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों ही सही हो जाते हैं। तो ये आपका विवादित क्वेश्चनों में गया होगा उस समय, और इसमें दोनों ही आंसर आपके राइट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि कितनी है? ऑप्शन है आपके 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष। बुनियादी शिक्षा की चरण की अवधि कितनी है बताना है। 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है या 5 वर्ष है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि 5 वर्ष है। इस नीति को भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। ये शिक्षा नीति 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शैक्षिक संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्ता पूर्वक पढ़ाई पर बल दिया गया है। यह शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने के लिए जरूरी कौशल और ज़रूरी क्षमताओं का विकास करे जाने पर बल देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 5 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? ऑप्शन है आपके, जब बच्चे दूसरे द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं, या गर्भावस्था के दौरान माँ द्वारा बोली जा रही भाषा पर। तीसरा है बच्चों को जन्म देते समय माँ द्वारा बोली जा रही भाषा, या चौथा है बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोले जा रही भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है? भाषा विकास का स्रोत कौन सा है आपको बताना है। देखिए, बच्चे जो है आपस में बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा बच्चों में भाषा विकास का स्रोत होती है।
स्किनर के अनुसार बच्चा अपने माता पिता या आस पड़ोस या व्यक्तियों के नकल करके भाषा सीखता है। बच्चे अपनी प्रतिक्रियाओं का दोहराव, सुधार और वयस्कों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य प्रतिक्रियाओं से अपनी भाषा को मजबूत करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिसका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा? ऑप्शन है आपके नंबर 1 आरंभिक साक्षरता, दूसरा है कार्यात्मक साक्षरता, तीसरा है संज्ञानात्मक विकास का भाग है यह, चौथा है संख्याबोध का विकास। राइट आंसर दीजिए, कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, जब एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश किया है, वह दीवारों और फर्श पर इस तरह आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही है जिनका कोई आकार नहीं है या प्रतिरूप नहीं है। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को आरंभिक साक्षरता के रूप में जाना जाता है। भाषा सीखने में यह अवस्था आरंभिक साक्षरता कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आरंभिक साक्षरता। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। ये कूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है आपके ए बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, बी प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, सी भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है, या डी भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। देखिए, कूट वाला क्वेश्चन है तो इसमें 1 या 2 सही या 3 सही हो सकते हैं। आपके कूट में देखिए कौन से ऑप्शन है, ए और सी सही नहीं है, बी और डी सही नहीं है, या बी सी और डी सही नहीं है, या ए और डी सही नहीं है। इनमें से चारों में से कौन कौन से ऑप्शन सही नहीं है आपको बताना है। देखिए, भाषा अधिगम के संदर्भ में कथन बी और डी सही नहीं है, कथन बी और डी सही नहीं है। देखिए, क्योंकि बच्चों द्वारा सीखी गई प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान नहीं डालती है, बल्कि यह एक माध्यम है। भाषा के रूप में द्वितीय भाषा सीखने में सहायक की भूमिका में हो सकती है। साथ ही यह आवश्यक नहीं है कि भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के पश्चात ही सीखी जाए, बल्कि भाषा संबंधित नियमों के ज्ञान न होने की स्थिति में भी सीखी जाएगी। ठीक है, कोई बच्चा जो है स्पष्ट रूप से भाषा के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम होता है, कोई बच्चा नहीं होता है। ऐसे में यह मानना कि भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद ही सीखी जाती है सर्वथा अनुचित होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, बी और डी सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाता है? आपको राइट आंसर देना है कि अरुण जो है कक्षा 5 का विद्यार्थी है, पेड़ों के बारे में अनुच्छेद सुना है उसने, ध्वनि शब्दों और उसके समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है आपके टॉप डाउन मॉडल, या मिश्रित मॉडल, या गुणात्मक उपागम, या बॉटम अप उपागम। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि शब्दों और उसके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को बॉटम अप उपागम कहा जाता है। बॉटम अप जो श्रवण युक्तियाँ, यह प्रक्रिया एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती हैं। यह ध्वनियों से शब्दों, वाक्यांशों, खंडों और अन्य व्याकरणिक तत्वों तक जाने वाले पाठ की व्याख्या करने पर केंद्रित होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बॉटम अप उपागम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जीवा मुड़कन गीत यानी टंग ट्विस्टर करवाती है। वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाहती है? एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को तरह तरह के जो जीवा मुड़कन गीत होते हैं, जिसे टंग ट्विस्टर कहते हैं, वह करवाती है। वह शिक्षार्थियों को क्या सिखाना चाह रही है? नंबर 1 श्रवण वाचन और उच्चारण, नंबर 2 वाचन और पठन, नंबर 3 उच्चारण, ये नंबर 4 समन्वित रूप से सभी कौशल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? देखिए, एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को जब तरह तरह के टंग ट्विस्टर करवाती है, जीवा मुड़कन करवाती है गीत, तो वह शिक्षार्थियों को उच्चारण करना सिखा रही होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 उच्चारण करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन है आपके संकेत भाषा की व्याकरण होती है, या संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, या संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, या चौथा संकेत भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। कौन सी जो है ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? राइट आंसर देना है। देखिए, संकेत भाषा व्याकरण नहीं होती है, यह कथन संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। संकेत भाषा व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा है। सांकेतिक भाषा का व्याकरण मौखिक रूप से थोड़ा भिन्न होता है। सांकेतिक भाषा में हस्तचलित वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सांकेतिक भाषा व्याकरण नहीं होती है। टंग ट्विस्टर मालूम है? टंग ट्विस्टर किसे कहते हैं? जो आपका पिछला क्वेश्चन था टंग ट्विस्टर वाला, जीवा मुड़कन गीत कैसे होते हैं? देखिए, जो टंग ट्विस्टर होता है वह एक ही तरह के शब्दों को जब उल्टा पुल्टा करके बोला जाता है और जल्दी जल्दी बोलने में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है और बोलने वाला मजाक का पात्र बन जाता है। ऐसे वाक्य को ही टंग ट्विस्टर कहा जाता है, जिसमें टंग का मतलब जीभ से होता है और ट्विस्टर का मतलब उसे मरोड़ने वाला होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण में क्या होता है, जैसे नदी किनारे किराने की दुकान। देखिए, किनारे और किराने में जरा सा फर्क है ना। इसी तरीके से ऊँट ऊँचा, ऊँट की पीठ ऊँची, ऊँची पीठ ऊँट की। इन टंग ट्विस्टरों का प्रयोग सामान्यतः हंसी मजाक के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये टंग ट्विस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 2-2 के जोड़ों में काम करवा रही है। वह 8 वाक्यों के एक अनुच्छेद से एक वाक्य के एक विद्यार्थी दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने हैं, वह अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाने हैं कि उन्होंने सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, ऑप्शन है आपके पारस्परिक श्रुतलेख, या अनुच्छेद श्रुतलेख, या श्रवण कार्य, या लेखन कार्य। किस रूप में जाना जाएगा? देखिए, जब एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 2-2 के जोड़े में काम करवा रही है, वह 8 वाक्यों का एक अनुच्छेद से एक वाक्य एक विद्यार्थी दूसरा वाक्य दूसरा विद्यार्थी, इस तरीके से बारी बारी पढ़वा रही है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखने भी हैं, वह अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाने हैं कि उन्हें सही लिखा है या नहीं। भाषा अधिगम के इस गतिविधि को क्या कहते हैं? पूरा लिखकर भाषा अधिगम की इस गतिविधि को पारस्परिक श्रुतलेख के रूप में जाना जाता है। यह विधि समूह में कार्य करने के साथ साथ एक दूसरे की सहायता के बिना पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन पारस्परिक श्रुतलेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह शब्द जो है आपका वह क्या है? ऑप्शन है आपके विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, या पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को सन्मुख करने की भारत सरकार की रेल योजना है, या विद्यालय में सभी विद्यार्थियों में एकता को समुन्नत करने का कार्यक्रम है,
यह विद्यालय शिक्षा द्वारा भारत की प्राकृतिक संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का अन्वेषण है। राइट आंसर देना है आपको कि कौन सा सही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब क्या है? देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ठीक है, जो कि इसकी घोषणा सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें जन्मदिन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में की थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब है विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा से बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाएगा? राइट आंसर देना है आपको। देखिए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाएगा? पहला है संकलनात्मक आकलन, दूसरा है रचनात्मक आकलन, चौथा है पोर्टफोलियो आकलन, और चौथा है आपका सतत आकलन। आपको राइट आंसर देना है कौन सा सही होगा इनमें से। देखिए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। तो आकलन की इन प्रक्रियाओं को पोर्टफोलियो आकलन के रूप में जाना जाता है। पोर्टफोलियो आकलन तकनीक शैक्षणिक प्रथाओं के एक भाग के रूप में छात्राओं के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है और यह एक समय अवधि में अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति के वर्णन को सम्मिलित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो आकलन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? ऑप्शन है आपके नंबर 1 कार्यालयी भाषा है, या नंबर 2 सहकार्यालयी भाषा है, या नंबर 3 जुड़ाव यानी लिंक भाषा है, या नंबर 4 राष्ट्रीय भाषा है। राइट आंसर बताना है आपको। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है? देखिए, भारतीय संविधान में हिंदी को कार्यालयी भाषा का स्थान दिया गया है, जबकि अंग्रेजी को भारत संघ की सहकार्यालयी भाषा के रूप में स्थान प्राप्त है। तो हिंदी हो गई हमारी कार्यालयी भाषा। ये भी ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी सहकार्यालयी भाषा है और हिंदी कार्यालयी भाषा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन है ये। एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है उसके पास अपनी एक मातृभाषा होती है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से थोड़ी सी भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है, उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कूट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? ए, उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा, या बी, उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी, या सी, वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी 2 भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है, या डी, यदि उसे अवसर दिए जाएं तो वह अपनी सभी भाषाएं सीख सकती है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? देखिए, कूट में दिया है, लेकिन कूट में तो जो है चारों ही क्वेश्चन में अलग ही अलग दिया हुआ है। तो आप ए को एक मान लीजिए, बी को 2 मान लीजिए, सी को 3 मान लीजिए, चौथा डी को 4 मान लीजिए, इसी को देख लीजिए, है ना। कौन सा जो है आपका कथन सही नहीं है? ए, बी, सी, डी इनमें से बताना है आपको कौन सा क्वेश्चन आंसर सही नहीं है। देखिए, एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है
उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोले जाने वाली भाषा है जो उसकी मातृभाषा से भिन्न है, और विद्यालय की माध्यम की एक अलग भाषा है। उसकी भाषा अधिगम के संबंध में कथन बी सही नहीं है। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी। ये वाला बी आपका सही नहीं है, बाकी सही है। उसके विद्यालय में उसकी भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं को ज्ञान करते सफल रहेगा, और वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी 2 भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है, और यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह सही भाषाएं भी सीख सकती है। विद्यालय भाषा भी सीख सकती है, व्यवहारिक भाषा भी सीख सकती है, और अपनी घर वाली भाषा भी, मातृभाषा जो है वो भी सीख सकती है। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन जो कि आपके 2023 के थे, जनवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, वे कंप्लीट होते हैं। और इसी के साथ साथ ये वीडियो हमारी आज हम समाप्त करते हैं। और आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स करें, और हमारे साथ बने रहें। और जैसा कि समय बहुत ही ज़्यादा कम बचा हुआ है, बहुत ही कम है, और अच्छे से तैयारी करें अपनी। देखिए कुछ भी फटाफट नहीं होगा, और आप शुरू से इसको लेके चल रहे हैं तभी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। एंड टाइम पे सिर्फ रिवीजन होता है, और अगर आप रिवीजन के साथ साथ जो है आप सोचते हैं अभी याद भी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आपको पाठ पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं, और फिर उनको जो है याद करना होता है, फिर रिवीजन करना होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको सभी के एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हमारे साथ बने रहिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट 30 क्वेश्चन की रहेगी। और यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो आपके लिए जानकारी ज़रूरी है कि हमारे चैनल पर CDP की, EVS की और संस्कृत की और हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, जिसमें आपको EVS का पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है, जिसका MCQ चल रहे हैं, और बहुत ही अच्छे से आपको सभी अध्याय उसके सैद्धांतिक रूप से बताए गए हैं। आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको जो है अच्छे से उसको समझाया गया, डिफाइन किया गया है, और सभी जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। आप देखना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।